दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी कैरियर पर, जहां हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं जीके जीएस, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन को बेहद ही मजबूत करने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 4 हो या फिर एसएससी सीजीएल आईबीपीएस बैंकिंग हो या फिर रेलवे, किसी भी तरह के जनरल कंपटीशंस के एग्जामिनेशंस के लिए ये काफ़ी आपको फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफ़र। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, शकों का शासन भारत में किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? शकों का शासन भारत में किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, पहली शताब्दी ईसा में। शकों का शासन भारत में पहली शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुआ। उन्होंने पश्चिमी भारत, विशेषकर मालवा, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात पर शासन किया। अगला प्रश्न है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। उसके शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, कनिष्क का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ था? कनिष्क का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 78 ईस्वी में। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शासन प्रारंभ किया। इसी वर्ष से शकों का संवत भी प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत काउंसिल कहाँ आयोजित की? कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, कश्मीर। कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कराया। इसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मान्यता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, गंधार कला में किसका चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है? गंधार कला में किसका चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, बुद्ध। गंधार कला मुख्य रूप से बुद्ध की मूर्तियों और जीवन प्रसंगों को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध है। यह इंडो ग्रीक कला शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कुषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? कुषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, गंधार कला का विकास। कुषाण काल में गंधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ। गंधार कला ग्रीक शैली से प्रभावित थी जबकि मथुरा कला शुद्ध भारतीय शैली में थी। अगला प्रश्न है, कनिष्क के दरबार का प्रमुख कवि कौन था? कनिष्क के दरबार का प्रमुख कवि कौन था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन प्रसिद्ध विद्वान थे? कनिष्क के शासनकाल में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन प्रसिद्ध विद्वान थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, चरक। चरक कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? कुषाण साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, कुरुशूर, पेशावर। कनिष्क ने कुरुशूर यानी पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। इसके अतिरिक्त मथुरा उसका दूसरा प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया था? संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, तमिल। संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में रचा गया था। यह दक्षिण भारत के शंडे राजाओं के आश्रय से हुआ और इसे द्रविड़ साहित्य की नींव मानी जाती है। अगला प्रश्न है, संगम शब्द का अर्थ है, संगम शब्द का अर्थ क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, सभा या परिषद। संगम का शाब्दिक अर्थ सभा है। प्राचीन काल में तमिल विद्वानों व कवियों की सभा को संगम कहा जाता था, जहां साहित्य का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, शकों और कुषाणों की शासन प्रणाली किससे मिलती जुलती थी? शकों और कुषाणों की प्रशासन प्रणाली किससे मिलती जुलती थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प
और इसका सही जवाब है विकल्प सी पार्थियन और रोमन शासन प्रणाली। शकों और कुषाणों की शासन व्यवस्था पार्थियन और रोमन शासन प्रणाली के समान थी। वे साम्राज्य को प्रांतों में बांटकर शासन करते थे। अगला प्रश्न है कुल कितने संगम हुए थे? कुल कितने संगम हुए थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी 3। ऐतिहासिक रूप से 3 संगम हुए थे। पहला मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा फिर मदुरै में। इन्हीं से तमिल साहित्य की रचना हुई। अगला प्रश्न है प्रथम संगम कहाँ हुआ था? प्रथम संगम कहाँ हुआ था? और इस प्रश्न के ये है 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी मदुरै। प्रथम संगम मदुरै में हुआ। इसमें देवता और ऋषि शामिल बताए जाते हैं। यह पौराणिक माना जाता है। अगला प्रश्न है द्वितीय संगम का स्थान क्या था? द्वितीय संगम का स्थान क्या था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी कपाटपुरम। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ। यह ऐतिहासिक रूप से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अगला प्रश्न है तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तृतीय संगम कहाँ हुआ था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए मदुरै। तीसरा संगम भी मदुरै में हुआ। यही सबसे प्रामाणिक और ऐतिहासिक माना जाता है। अगला प्रश्न है संगम साहित्य की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? संगम साहित्य की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी तोल्कापियम। तोल्कापियम संगम साहित्य की सबसे प्राचीन कृति है। यह व्याकरण, काव्यशास्त्र और संस्कृति का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है एतट्टू तौके पटट्टू पाटू किससे संबंधित है? एतट्टू तौके और पटट्टू पाटू किससे संबंधित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी संगम साहित्य। संगम साहित्य दो प्रमुख भागों में बांटा है। एतट्टू तौके यानी 8 संकलन और पटट्टू पाटू 10 गीत संग्रह। अगला प्रश्न है एतट्टू तौके और पटट्टू पाटू किसके संबंधित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी संगम साहित्य। ये इससे पहले का ही प्रश्न है, सेम। अगला प्रश्न है एतट्टू तौके का अर्थ क्या है? एतट्टू तौके का क्या अर्थ है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 8 संकलन। एतट्टू गए का अर्थ है 8 संकलन। इसमें 8 ग्रंथ का संग्रह है। यह है पटट्टू पाटू का अर्थ क्या है? और इसके ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए 10 गीत संग्रह। पटट्टू पाटू में 10 लंबे गीतों का संग्रह है जो प्रमुख राजाओं व वीरता का वर्णन करते हैं। तोल्कापियम किस विषय का ग्रंथ है? तोल्कापियम किस विषय का ग्रंथ है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी व्याकरण। तोल्कापियम तमिल व्याकरण और साहित्य शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला प्रश्न है संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या है? संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी प्रेम, वीरता और युद्ध। संगम साहित्य में मुख्यतः प्रेम और वीरता, युद्ध विषय मिलते हैं। अगला प्रश्न है शिल्पदिकारम किसकी रचना है? शिल्पदिकारम किसकी रचना है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए एंग्लो अडिगल। शिल्पदिकारम संगम युग का महाकाव्य है। इसे जैन कवि इलंगो अडिगल ने लिखा। अगला प्रश्न है मणिमेकलय किसकी रचना है? मणिमेकलय
किसकी रचना है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए शातनार। मणिमेकले एक बौद्ध काव्य है जिसे शातनार ने लिखा। अगला प्रश्न है रूस में 1917 में अस्थायी सरकार किसने बनाई? रूस में 1917 में अस्थायी सरकार किसने बनाई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी केरेंस्की। अस्थायी सरकार का प्रमुख केरेंस्की बना था। अगला प्रश्न है संगम काल के तमिल महाकाव्यों को क्या कहा जाता है? संगम काल के तमिल महाकाव्यों को क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 5 महाकाव्य। संगम युग में 5 महान तमिल महाकाव्य हुए और ये उनके नाम हैं शिल्पद्दिकरम, मणिमेकले, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेशी। अगला प्रश्न है तिरुक्कुरल किसकी रचना है? तिरुक्कुरल किसकी रचना है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए तिरुवल्लुवर का। तिरुक्कुरल संगम साहित्य की महानतम कृति है और इसे कवि तिरुवल्लुवर ने लिखा और इसमें नैतिक शिक्षा दी गई है। तमिल वेद किसे कहा जाता है? तमिल वेद किसे कहा जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल को तमिल वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवन के हर पहलू की शिक्षा दी गई है। अगला प्रश्न है संगम काल का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? संगम काल का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी मदुरै। मदुरै संगम काल की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी थी जहां तीसरा संगम आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है संगम काल में भूमि कर को क्या कहते थे? संगम काल में भूमि कर को क्या कहते थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसकी सही जवाब है विकल्प बी इरय। संगम युग में भूमि कर को इरय कहा जाता था। लैंगिक असमानता सूचांक 2022 में भारत का स्थान क्या था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी 108। भारत लैंगिक असमानता सूचांक 2022 में 108वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है लैंगिक असमानता सूचांक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी यूएनडीपी। लैंगिक असमानता सूचांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। और अगला प्रश्न है लैंगिक असमानता सूचांक 2022 में भारत का स्कोर कितना था? लैंगिक असमानता सूचांक 2022 में भारत का स्कोर कितना था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए 0.437 0.437। अगला प्रश्न है 2022 में लैंगिक असमानता सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश का था? 2022 में लैंगिक असमानता सूचकांक में किस देश का स्थान शीर्ष था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी डेनमार्क। डेनमार्क शीर्ष स्थान पर था। लैंगिक समानता के किस आयाम को सूचकांक में शामिल किया गया है? लैंगिक समानता के किस आयाम को सूचकांक में शामिल किया गया है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी कि सभी। राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य इस सभी में शामिल किया गया है। महिला शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। महिला शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण है। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 2014। यह योजना 2014 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा योजना के अंतर्गत किस माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है?
प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा योजना के अंतर्गत किस माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, बैंक खाते। बैंक खातों द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा सुविधा योजना किसके लिए शुरू की गई? शिक्षा सुविधा योजना किसके लिए शुरू की गई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, महिलाओं के लिए। यह योजना महिला शिक्षा को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, 2005 की नीति के तहत महिलाओं के किस पक्ष को सशक्त किया गया? 2005 की नीति के तहत महिलाओं के किस पक्ष को सशक्त किया गया? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, सभी, यानी आर्थिक रूप से भी, शारीरिक भी और सामाजिक भी, सभी पक्षों को सशक्त किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में इस प्रश्न के साथ इस वीडियो का होता है अंत। बट आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते रहेंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहद ही और भी मजबूत बना सकते हैं।